इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स आज हम बात करेंगे इंटेंसिटी की। और जैसे हमने पिछले वीडियो में कंडीशंस निकाली थी इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, वहीं पर हमने इंट्रोडक्शन दिया था इंटेंसिटी को। लेकिन उसे मैं दोबारा लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी हमें और भी इंटेंसिटी के बहुत सारे रिलेशंस निकालने हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स में काफ़ी काम आते हैं। तो सबसे पहले इंटेंसिटी को डिफाइन करें कि इंटरफेरेंस में जब हम बात करते हैं या लाइट की बात करते हैं तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटा तो यू विल गेट के आर स्क्वायर। सेम अगर हम दो वेव्स की बात करें, दो पल्सेस की बात कर रहे हैं कि यानी हमने कहा था एक y1 है पल्स, एक y2 है, तो दोनों के पास जो एम्पलीट्यूड होता था a साइन ऑफ ओमेगा टी और दूसरे के पास हमने लिया था b साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी फेज डिफरेंस भी हमने कंसीडर किया था उनके बीच में और कहा था कि उनके पास अलग अलग एम्पलीट्यूड है। तो अगर अलग अलग एम्पलीट्यूड है तो यू मे राइट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट वेव के लिए ए स्क्वायर के और दूसरी वेव के लिए बी स्क्वायर के। और यही फॉर्मूला हम बैक टू द इक्वेशन में, यानी रिजल्टेंट जो हमने, ये भी मैं बताती हूँ, रिजल्टेंट जो हमने निकाला था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, पिछले डेरिवेशन की बात हो रही है, पिछले वीडियो की बात हो रही है, उसमें हमने निकाला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस ऑफ 5। और यहीं पर अगर हम इस वैल्यू को इंटेंसिटी में पुट करते हैं तो आपकी इंटेंसिटी आ जाती है। इंटेंसिटी का रिलेशनशिप या तो के की टर्म्स में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस ऑफ 5, यानी अंडर द रूट हट गया, स्क्वायर आते ही के आ जाएगा। और अगर इसी को आप इन टर्म्स ऑफ आई ए एंड आई बी लिखना चाहते हैं तो फिर आपका रिलेशनशिप बन जाता है आई ए आई ऑफ बी 2 अंडर द रूट आई ए आई बी कॉस ऑफ 5। सो ये रिलेशनशिप हमारा इंटेंसिटी का आ जाता है। लेकिन अगर हम कहें, अब मैं आगे फर्दर इसको कंटिन्यू करूँगी, तो अभी तक रिकैप था, तो अब अगर हम अब कहें कि आई ए जो है वो आई बी के इक्वल है एंड लेट अस कॉल दिस एज आई नॉट, तो अगर हम इसे आई नॉट कह देते हैं तो फिर आपकी आई का रिलेशनशिप, ये भी आई नॉट, ये भी आई नॉट, दैट इज़ 2 आई नॉट एंड ये भी आपका आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा एंड ये भी 2 आई नॉट है, तो 2 आई नॉट को आप कॉमन निकाल सकते हैं। दिस विल बी 1 प्लस कॉस ऑफ 5 विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 कॉस स्क्वायर 5/2। तो 2 एंड 2 तो 4 हो जाएगा, मैं वैसे तो अभी यहीं लिखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर 5/2 हो जाता है, जिसको आप लिख सकते हो 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ 5/2। तो ये रिलेशनशिप हम उसमें लिख सकते हैं। सो नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि अब इसके और कितने फर्दर वेरिएशंस हमें मिल सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप तो हम तब यूज़ करेंगे जब आपके पास दोनों वेव्स जो हैं, ये वाली वेव और ये वाली वेव, जिन दो वेव्स की हम बात करते हैं जिनको हमने सुपर इम्पोज कराया था, अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो, यानी जितने भी हम कोहेरेंट सोर्सेज जनरली मानते हैं और मानते हैं कि उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनना चाहिए, तो उस केस में हम उन्हें आई नॉट ही लेकर चलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं स्पेशल केसेस की। स्पेशल केसेस, तो स्पेशल केसेस में जैसे मैंने कहा कि आई ए आई बी के अगर इक्वल हो जाए तो वो कब हो सकता है, क्योंकि आई ए और आई बी जो है एक दूसरे के एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी हो जाए। तो दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो अगर इक्वल हो जाए तो उस वक्त आपका आर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आर मैक्सिमा की जो वैल्यू थी ये भी हमने निकाला था, आर मैक्सिमा वाज ए प्लस बी, कब, जब कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज बन रही है। और आर मिनिमा कब निकाला था, आर मिनिमा निकाला था ए माइनस बी, जब आपकी डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज बन रही थी। तो अगर हम कह रहे हैं कि ए प्लस बी इक्वल हो रहा है, ए और बी इक्वल हो रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू 2a, यू मे राइट, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। और अगर ऐसा होता है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम उस केस में क्या हो जानी चाहिए, 4 आई नॉट, क्योंकि हमने कहा कि ये फिर cos 5 ये पूरा फैक्टर आपका यूनिट हो जाना चाहिए। देन योर इंटेंसिटी आई विल बी इक्वल टू 4 आई नॉट ओनली एंड आई मिनिमा क्या हो जाना चाहिए, वुड बी 0, क्योंकि 0 का ही तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लोगे, रिजल्टेंट का स्क्वायर लोगे या इस रिजल्टेंट का स्क्वायर लोगे, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ए स्क्वायर को तो हम आई नॉट बोल रहे थे, दिस वॉज ए स्क्वायर वॉज इक्वल टू आई ए, और आई ए किसके बराबर था, आई नॉट के बराबर था। आई एम रिपीटिंग, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये कैसे आया मैं लिख देती हूँ कि आई जो था वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू के आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे के आर स्क्वायर की जगह पर ये आर स्क्वायर को ये पुट करते हैं, तो दैट विल बी गिविंग यू 4a स्क्वायर, के इंटू 4a स्क्वायर। बट अब ए स्क्वायर किसके बराबर था, वो था आपका आई ए के बराबर, और आई ए को क्या बोल रहे थे हम, आई नॉट बोल रहे थे, क्योंकि सभी सेम हो गए। सो यू कैन राइट दिस के कॉन्स्टेंट
कहाँ चला गया, प्रोपोर्शनलिटी के साथ चला गया, कि इसके साथ भी तो प्रोपोर्शनलिटी आएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू के ए स्क्वायर. सो दिस कांस्टेंट के ए स्क्वायर होल सम, सो 4i0 इट विल कन्वर्ट इनटू 4i0. ओके, अब मुझे ऐसा लगा कि शायद ये आर मैक्सिमा और आर मिनिमा किसी को रिलेट करने में प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ कि ये कहाँ से आए हैं, ए प्लस बी कहाँ से आया और ए माइनस बी कहाँ से आया. हमने प्रीवियस वीडियो में कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन निकाला था. ठीक है, उनकी हमने कंडीशन निकाली थी. कंस्ट्रक्टिव कब बनती है, व्हेन योर कॉस फाई इज इक्वल टू +1, और डिस्ट्रक्टिव कब बनती है, व्हेन योर कॉस फाई इज इक्वल टू -1. सो इफ वी प्लेस दिस कॉस फाई +1 एंड -1 हेयर इन दिस फॉर्मूला, so if you put it here cos phi as +1, so this entire expression for the resistance r will be resultant जो है एम्पलीट्यूड, उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos phi, तो 1 हो गया. तो ये रिलेशनशिप को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2ab का यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और वो भी अंडर द रूट में क्या बचेगा, a प्लस बी. सेम ऐसे ही जब r मिनिमम निकाला, इसीलिए हम इसको r मैक्सिमम बोल रहे हैं नाउ, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन पुट किया. ऐसे ही हमने r मिनिमम निकाला था, और उसके लिए आपकी कंडीशन आ जाती है, यानी कि अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड दैट विल गिव यू a माइनस बी. तो यहाँ से आया है ये, और इसी चीज़ को मैंने वापस इंटेंसिटी की इक्वेशन में पुट किया, यानी cos फाई कंस्ट्रक्टिव लेना है, यानी मैक्सिमम चाहिए, तो यहाँ पर आप cos फाई को +1 पुट कर दो इस इंटेंसिटी की इक्वेशन में. तो मैं इसको भी लिख देती हूँ कि अगर ऐसा होगा तो I मैक्सिमम क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम होना चाहिए IA प्लस I ऑफ B प्लस में 2IA IB, और या फिर आप इसे लिख सकते हैं अंडर द रूट ऑफ IA प्लस अंडर द रूट ऑफ I ऑफ B का होल स्क्वायर. अप टू यू, ये कंस्ट्रक्टिव के लिए. I मिनिमम अगर चाहेंगे तो फिर हो जाएगा IA प्लस I ऑफ B माइनस 2 अंडर द रूट ऑफ IA IB. उसी एक्सप्रेशन में यहाँ पर हमने cos फाई को एक बार +1 पुट किया है, और दूसरे केस में हमने डिस्ट्रक्टिव के केस में -1 पुट कर दिया. तो जब आपने -1 पुट कर दिया तो ये आपके पास रिलेशन आ गया, +1 किया तो ये, और अगर यही I मिनिमम निकालना चाहेंगे, अंडर द रूट IA माइनस अंडर द रूट ऑफ I ऑफ B होल स्क्वायर. और अगर यही चीज़ आपको इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड देनी हो, यानी कि ये आर की टर्म्स में देनी हो, तो आर की टर्म्स में इंटेंसिटी एक केस में तो हो रहा है मैक्सिमम, के केस में तो हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्रोपोर्शनल है. कांस्टेंट लगाते हो तो प्रोपोर्शनलिटी मत लगाओ, नहीं तो कांस्टेंट के साथ लिखना पड़ेगा. और I मिनिमम क्या हो जाएगा, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर के, इसके प्रोपोर्शनल, और ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड के इसके प्रोपोर्शनल, यानी a प्लस बी के प्रोपोर्शनल. क्योंकि इंटेंसिटी रिलेशनशिप इज बेसिक जो रिलेशन था वो था के आर स्क्वायर. तो अगर मैक्सिमा लेते हो तो आर मैक्सिमम, मिनिमम लेते हो तो आर मिनिमम. के को के ही रखेंगे, अगर यहाँ तो मैंने के को के नहीं रखा बल्कि इंटेंसिटी को रखा. अब मैं रेशो लेना चाहूँ तो दोनों का आर मैक्सिमम बाय आर मिनिमम का रेशो ले लेते हैं. सो दिस विल बी a प्लस बी. अब रेशो जब लोगे तो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे, सो यू आर लेफ्ट विद a माइनस बी होल स्क्वायर. अगेन a को कॉमन निकाले थे, या b को मैं a बाय b लिख देती हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं b स्क्वायर से, या पूरी इक्वेशन के अंदर, एंड यू मे राइट इट एज +1, और यहाँ हो जाएगा a बाय बी माइनस ऑफ 1 होल स्क्वायर. आप ये भी कह सकते हो कि आपने b को कॉमन निकाल लिया. अब b कॉमन निकालना चाहते हो, b स्क्वायर कॉमन निकाला, तो b स्क्वायर कॉमन निकाला तो a डिवाइडेड बाय b करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया. इधर भी मल्टीप्लाई वाला तो कॉमन चला गया और डिवाइड वाला नीचे वाला रह गया, तो ऐसे कह लो, या फिर आप इसको कन्वर्जन, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है. ऊपर वाला b स्क्वायर जो कॉमन निकला था वो नीचे वाले b स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है. नाउ लेट अस डिफाइन दिस a बाय b रेशो एज r. तो आपके पास r-1 स्क्वायर. बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं जहाँ वो a बाय बी रेशो देते हैं, तो इस रेशो को ही r बोल दिया है मैंने. तो r यहाँ और कुछ नहीं है, r इज़ a बाय बी. कभी कभी वो इंटेंसिटी को विड्थ से भी रिलेट करते हैं. तो विड्थ से क्या रिलेशनशिप होता है, ये तो था हमने किससे रिलेशन निकाला, एम्पलीट्यूड से, या फिर रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड से रिलेशनशिप निकाला है. लेकिन अगर वो विड्थ से रिलेशन मांगते हैं तो फिर विड्थ के लिए किसकी विड्थ हो रही है, सोर्स की विड्थ हो रही है.
सोर्स ऑफ लाइट जो आ रहा था उसकी विड्थ की बात। तो हमें पता है इंटेंसिटी विड्थ के प्रोपोर्शनल होती है, विड्थ ऑफ सोर्स ए, सिमिलरली विड्थ ऑफ सोर्स बी ले लेते हैं। और अगर आप, हमें ये भी पता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर के भी बराबर होते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं आई ए बाई आई ऑफ बी। अगर इनका रेशियो ले रहे हो दैट वुड बी इक्वल टू विड्थ ऑफ ए बाई विड्थ ऑफ बी। लेकिन एम्पलीट्यूड का एक रिलेशनशिप होता है, ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी है और बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी है, लेकिन के आना चाहिए था बट के एंड के कैंसिल हो गया है, तो आपका एक रिलेशनशिप ये भी बन जाता है। तो हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में वो आपको रेशियो प्रोवाइड करें ए बाय बी की और कहें कि एक का विड्थ दे दें सोर्स का, दूसरे का विड्थ ना दें और दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट द विड्थ। तो ऐसा भी न्यूमेरिकल्स में आ सकता है। तो ये सभी ना बेसिक फार्मूलाज हैं जो हाईलाइट करने बहुत ज़रूरी थे कि कहीं पर भी इनका यूज़ हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है काफ़ी, एंड हमारे पास इंटेंसिटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, कई कई जगह यूज़ करते हैं एंड दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन फॉर्मूलेज को हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द इंटरफेरेंस एंड एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन की जब हम बात कर रहे हैं, यानी हम ये कह रहे हैं कि जब दो पल्स आई, दो वेव्स आई, उन्होंने एक दूसरे को सुपर इम्पोज किया, सुपर इम्पोज करने से उनके जो एम्पलीट्यूड्स थे उन्होंने मिलकर एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बना दिया और एनर्जी जो थी फिर दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिला, यानी हमें कहीं पर डार्क बैंड्स मिले और कहीं पर ब्राइट बैंड मिले। यानी इंटेंसिटी जो थी कहीं पर मैक्सिमा बन गई, जो हमने अभी निकाला भी था इससे पहले वाले रिलेशन में कि इंटेंसिटी कहीं पर मैक्सिमा बन गई और कहीं पर हो गई मिनिमा। तो अब ये इंटेंसिटी कहाँ मैक्सिमा हुई और कहाँ मिनिमा हुई वो देख लेते हैं। तो सपोज सेंट्रल ब्राइट बैंड लेते हैं, सेंट्रल पोजीशन है, ये ओ पोजीशन है और इसको मैंने डिस्टेंस के साथ, ये किसके साथ बना रहे हैं हम, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस के साथ अगर हम इंटेंसिटी वेरिएशन बनाएं तो इंटेंसिटी वेरिएशन का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। बोथ साइड, यानी हम मानते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है इंटेंसिटी का वो थ्रू आउट सेम रहता है। तो जहाँ जहाँ आपको पीक नज़र आ रहे हैं वो ब्राइट बैंड्स हैं और जहाँ हमें डाउन नज़र आ रहा है यानी इंटेंसिटी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी के पॉइंट हुए और ये पॉइंट हो गए आई मिनिमम के, ये मिनिमम इंटेंसिटी के पॉइंट्स हुए। तो जहाँ मैक्सिमा है, जहाँ मिनिमा है और इन दोनों के डिफरेंस भी निकाले हैं हमने, इनका रेशियो भी निकाला है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी, अगर दोनों पल्सेस का एम्पलीट्यूड सेम है तो इट विल बी 4I0 और मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी अगर वो बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा है, दो जो सुपर इम्पोजिंग पल्स हैं उनका एम्पलीट्यूड अगर सेम है, इक्वल है, तो फिर इंटेंसिटी यानी कॉन्ट्रास्ट आपको जो है उस केस में मैक्सिमम मिलेगा। अच्छा, इसमें मैंने ना बैंडविड्थ अभी नहीं बताया है, डेरिवेशन नहीं हुआ है, तो बैंडविड्थ होता तो वैसे मैं यहीं पर बता सकती हूँ हल्का सा कि ये डिफरेंस जो है उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में जब भी हम वो डेरिवेशन करेंगे वो करेंगे। इस वक्त तो हम फिलहाल इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं और यहाँ ये रिप्रेजेंट करने का पर्पस यही था कि आपको ये बताया जा सके कि कहीं इस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमा हो गई, इस पे मैक्सिमा हो गई, इस पे मैक्सिमा हो गई, इस पे मैक्सिमा हो गई, लेकिन यहाँ मिनिमम है, मिनिमम है और मिनिमम है। तो इंटेंसिटी मैक्सिमा और मिनिमम हो रही है, लेकिन जो नेट टोटल एनर्जी इंटेंसिटी है वो सेम रहनी चाहिए, यानी एनर्जी कैसी रहनी चाहिए, कंजर्व रहनी चाहिए। और वैसे दिखाना चाहें हम कि आई मैक्सिमा प्लस अगर आई मिनिमा को आप मीन ले लो, उसका एवरेज ले लो, तो आपके पास क्या आना चाहिए, ए प्लस बी मैक्सिमा होता है और ए माइनस बी जो होता है वो आपका मिनिमम होता है और वो भी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था, ये मिनिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था और इनका हमने स्क्वायर करके मीन लिया। तो जब आप मीन लोगे और ओपन अप करते हो ब्रैकेट, यू विल बी गेटिंग 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो यानी कि हम इसको ओपन अप करोगे तो यू कैन ट्राई एंड ओपन अप दिस, तो ये कैंसिल हो जाता है और आपके पास बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि फाइनल इंटेंसिटी या आई एवरेज जिसको मैं बोल सकती हूँ, एवरेज इंटेंसिटी मेरी आफ्टर सुपर इम्पोजिशन या आफ्टर इंटरफेरेंस ये आ गई। लेकिन अगर सुपर इम्पोजिशन नहीं होता तो फिर आपके पास इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल थी, ए पल्स की ए स्क्वायर के और बी पल्स की एंड आई बी की जो थी वो बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थी। तो यानी कि अगर हम उनका एवरेज लेते, उनको भी हम ऐड करते तो बिफोर जो था वो किसके बराबर हो जाना चाहिए था, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, वो भी बराबर होना चाहिए था। सो यानी हम कह सकते हैं कि जब इंटरफेरेंस नहीं हुआ तब भी इंटेंसिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटरफेरेंस होने के बाद ये आफ्टर थी
और ये बिफोर थी। तो बिफोर इंटरफेरेंस और आफ्टर इंटरफेरेंस एनर्जी इंटेंसिटी जो है वो सेम ही है, फ़र्क सिर्फ इतना बड़ा है कि इंटरफेरेंस के बाद जहाँ आपको मिनिमम मिलता है वहाँ इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाती है और सारी की सारी इंटेंसिटी कहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाती है, मैक्सिमा पर एक्यूमुलेट हो जाती है। और मीन इंटेंसिटी या एवरेज इंटेंसिटी कहाँ मिलेगी, एग्जैक्टली मिड वे मिलेगी आपको, आई एवरेज आपको यहाँ पर एवरेज इंटेंसिटी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो अच्छा, एक और चीज़ पॉइंट यहाँ पे मुझे करते करते ध्यान आया कि मैंने यहाँ कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं लिया, बट कांस्टेंट ले भी लेंगे तो भी एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखिए यहाँ पे मैंने कांस्टेंट हटा दिया है, या फिर आप इसे प्रोपोर्शनलिटी टर्म्स में लेकर चलो, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। इधर भी फिर कांस्टेंट आना चाहिए, तो हम यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है। सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी देखना होता है हमें कि आफ्टर और बिफोर किन के प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड्स के प्रोपोर्शनल, तो उनमें कोई वेरिएशन नहीं आया। हैंस वी कैन कंक्लूड दैट इट इज़ फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसा है, वो कहता है कि एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकती है लेकिन कहीं पर क्रिएट नहीं हो सकती और कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो ये हम एनर्जी को ना क्रिएट कर रहे हैं, ना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हमने सिर्फ मिनिमम वाली जगह पे जो एनर्जी थी उसको हमने भेज दिया मैक्सिमम पॉइंट पे और एनर्जी एक तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। और इसे हम इस पॉइंट से भी देख सकते हैं कि आई मैक्सिमा क्या था, 4I0, आई मिनिमा क्या था, 0। तो अगर आई मैक्सिमा और अगर हम प्लस में आई मिनिमा लेते हैं और उसको डिवाइडेड बाय 2 लेते हैं, उनका एवरेज लेते हैं, तो 4I0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 2I0। तो फिर आपकी एवरेज इंटेंसिटी 2I0 आ जाएगी। वो तब है I0, मैंने तब माना कि ये केस कब था I0 वाला, जब आप एम्पलीट्यूड्स के ए का और बी का दोनों का इक्वल मानते हो। तो ये कब है इंटेंसिटी, ये फर्स्ट केस में कब ले रहे हो, व्हेन आई ए, जब आपका आई बी इज इक्वल टू I0 के इक्वल हो गया था, तब मेरा ये 4I0 आया था। और अब उसका भी मीन लेके देखा तो 2I0 आ रहा है। और अगर हम इंडिविजुअली उनको ऐड करके देखें एवरेज में, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी I0 और ये भी I0 दोनों मिलके 2I0 ही बनाएंगे। यानी कि ये आफ्टर था, और अगर बिफोर देखा जाए तो फिर उस केस में आई एवरेज क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी ए का और इंटेंसिटी बी का, और इंटेंसिटी ए बी तो दोनों इक्वल हो गए, तो देखने अगेन I0। तो ये बिफोर और आफ्टर इस केस में भी हम सोच सकते हैं, वो भी ले लें, या हमने तो मैक्सिमम वाला कंडीशन लेकर भी कर दिया और वैसे भी एवरेज लेकर भी कर दिया। तो हर जगह ये कंजर्वेशन लॉ फॉलो कर रहा है। सो आज की क्लास के लिए मुझे नहीं लग रहा था कि इंटेंसिटी इतना टाइम ले लेगा, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करते करते पूरा टाइम इंटेंसिटी ने ले लिया है। सो एक दो क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहती थी आज इस एक्सप्रेशन में। ओके, सो न्यूमेरिकल्स ना ऐड करके आई थॉट ऑफ कंसिडरिंग दीज 2 पार्ट्स। ये 2-3 पार्ट्स हैं, कंसेप्चुअल पार्ट हैं, वही समझ लेते हैं। अब हमें पता चल गया इंटरफेरेंस होता किस लिए है। अब उसकी कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहली कंडीशन, द 2 सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। वो कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट होंगे तो क्या होगा, फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट आएंगी। और क्या है, 2 सोर्सेज शुड इमिट लाइट कंटिन्यूसली। अगर लाइट कंटिन्यूसली नहीं आएगी तो बीच में ब्रेक्स मिलेंगे और आपको इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियर नहीं मिलेगा। 2 कोहेरेंट सोर्सेज शुड बी क्लोज टू ईच अदर। अगर वो बहुत दूर हैं तो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ही नहीं करेंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ द 2 वेव्स शुड बी इक्वल। अगर बहुत अच्छा और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस चाहिए तो आपको एम्पलीट्यूड सेम लेना पड़ेगा। जैसे अभी इसी एक्सप्रेशन में मैंने माना कि ए एम्पलीट्यूड जो था फर्स्ट वेव का और दूसरी पल्स का जो बी एम्पलीट्यूड था, वो उनको मैंने इक्वल मान लिया था इन ऑर्डर टू ब्रिंग द कॉन्ट्रास्ट। वेरी गुड। तो यानी कि यहाँ पर देखिए आई को मैंने ए स्क्वायर के बराबर माना और कंडीशन ले ली थी कि अगर ए आई बी इक्वल हो जाए, तो ये आई बी तब इक्वल होंगे जब ए का एम्पलीट्यूड बी के बराबर होगा, तब हमने किया। तो और तब ऐसा कंडीशन लेने के बाद आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 4I0 आ रहा था इंटेंसिटी, और दूसरी मिनिमम कितनी आती, 0, यानी कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था। So for a better contrast, amplitude should be 0. Coherent sources of light should be very narrow. जितना ज़्यादा थिक लोगे उतना ज़्यादा एक्सपेंशन यानी लाइट का जो वेरिएशन होता है वो कम आएगा। बैंड जो है, अगर हमने ये ले लिए 2 पल्सेस और बहुत बड़ा साइज़ ले लिया तो वेरिएशन, बहुत फैलाव नहीं मिलेगा वेव्स को। तो अगर आप बहुत अच्छा वेरिएशन चाहते हैं तो साइज़, स्लिट साइज शुड बी 0। इनफैक्ट इसकी एक कंडीशन होती है जो हम कॉन्सेप्चुअल्स में डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन शुड बी स्मॉल। तो स्क्रीन अगर बहुत दूर रखा है तो इंटरफेरेंस ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे। लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। बहुत कलर्ड लाइट्स नहीं होनी चाहिए। अगर कलर्ड लाइट्स होती हैं तो भी इंटरफेरेंस तो मिलता है, लेकिन कलर्ड मिलता है। तो ये अगला ही टॉपिक इसी बात को डिफाइन कर रहा है। अगर मोनोक्रोमेटिक लेते हैं तो एक ही वेवलेंथ की लाइट ले रहे हैं हम।
मोनोक्रोमेटिक का मतलब हुआ एक वेवलेंथ की लाइट, तो उससे आपको मल्टी कलर्ड नहीं मिलेगी इमेजेस और आप इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे। इंटरफेरेंस ड्यू टू द वाइट लाइट की बात हो रही है, तो अगर हम वाइट लाइट लेते हैं और उसे पास करवाते हैं थ्रू दी स्लिट से और हम फिर ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है वो एक कलर्ड पैटर्न मिल रहा है, जिसमें जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है जो सबसे मिडल में मिलती है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है वो सबसे वाइट कलर की आपको मिलेगी और सेंट्रल वाइट बैंड के बोथ साइड आपको मिलेंगे कलर्ड बैंड जिसमें वॉयलेट सबसे फर्स्ट होगा, यानी कि अगर हम कहें कि ये आपका सेंट्रल ब्राइट बैंड था तो उसके जो नेक्स्ट होगा वो वॉयलेट कलर मिलना चाहिए, देन इसके दोनों साइड वॉयलेट, एंड देन ऑर्डर इसी तरीके से घटता चला जाना चाहिए ऑन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो वॉयलेट की होती है, तो आपको पहले वॉयलेट मिलेगा एंड फारदेस्ट पॉइंट पे आपको रेड मिलेगा। तो इंटेंसिटी जो है फारदेस्ट पॉइंट पे आपको रेड कलर मिल रहा है, बीच में आपको मिल रहा है वाइट कलर, ये भी वॉयलेट, इस साइड भी इसी तरीके से विबग्योर का ऑर्डर चलेगा, लेकिन कहाँ पर इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, तो सबसे लोएस्ट फर्स्ट एंड देन फारदेस्ट कौन सा होगा, सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ आपको सबसे आखिर में मिल रही है। तो वाइट कलर के साथ इंटरफेरेंस इस तरीके से मिलता है। जैसे सोप बबल्स होते हैं, सोप सॉल्यूशंस में आप बबल्स देखें तो उनमें आपको इस तरीके के कलर्स दिखाई देते हैं। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट। सो अब हम ये समझ लेते हैं कि कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो होते हैं वो कोहेरेंट नहीं हो सकते। उसका रीज़न ये है कि अगर हम दो इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करें तो जो लाइट इमिट होती है वो एटम्स से इमिट होती है और एक सोर्स के पास मिलियन बिलियन ऑफ एटम्स हो सकते हैं। तो दो इंडिपेंडेंट सोर्स मतलब उनके पास एक के पास अलग मिलियन बिलियन एटम्स हैं, एक के पास अलग है। तो वो एटम्स जब एनर्जी रिलीज़ करते हैं या लाइट रिलीज़ करते हैं तो वो एक 10⁻⁸ सेकेंड तक वो कोहेरेंट रहती है और उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स जो लाइट इमिटिंग एटम्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे ही एटम चेंज होंगे वैसे ही उनका फेज डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा, यानी कि दोनों सोर्सेज के पास सेम फेज डिफरेंस होना या सेम या तो कोई फेज डिफरेंस ना होना या फिर सेम डिफरेंस होना वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है कि 10⁸ सेकेंड्स के आफ्टर एवरी 10⁸ सेकेंड्स के बाद जहाँ आपको इंटरफेरेंस पैटर्न में पहले डार्क मिल रहा था वहीं पर वहाँ आपको ब्राइट मिलना शुरू हो जाएगा। और ये जो टाइम इंटरवल है ये बहुत छोटा है और इतने छोटे टाइम इंटरवल को हम अपनी ह्यूमन आई से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो हमने यही बोला है द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेरीज कंटिन्यूसली दैट एट द सेम पॉइंट लाइट इज़ डार्क एंड ब्राइट वेरीज रैपिडली। तो क्या होता है कि सेम पॉइंट पर आपको ऐसा लगता है कि वहीं डार्क भी आ रहा है वहीं पर आपका ब्राइट भी आ रहा है एंड विच इज़ नॉट ऑब्जर्व बाय द ह्यूमन आई। और ये चीज़ जो है हम एक ह्यूमन आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए हम कह सकते हैं कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं वो आपको कोहेरेंट वैल्यू नहीं दे सकते, कोहेरेंट सोर्स नहीं बन सकते हैं।